नमस्कार। कार्यक्रम व्हाइट पेपर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, देश के इतिहास में आज का दिन यानी 13 फरवरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 13 फरवरी 2026 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए आज से पीएमओ का नाम बदल दिया गया है, सेवा तीर्थ नाम रखा गया है और कर्तव्य भवनों का भी उद्घाटन। और पहला संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ से किया है और उसमें इंपॉर्टेंट जो मुख्य बिंदु है वो जो कहे हैं वो बताना बहुत लाजमी है। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत के संकल्प के साथ सेवा तीर्थ में प्रवेश किया है। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक जो है ब्रिटिश राज का एक प्रतीक थे। पुरानी इमारतें ब्रिटिश राज को देखते हुए बनाई गई थी, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए बनाई गई थी। सेवा तीर्थ का दरवाजा ज़मीन से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, यानी सेवा तीर्थ का जो कार्यालय है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये सेवा तीर्थ बनाया गया है। सेवा तीर्थ भारतीय जनता को समर्पित है। भारत की 140 करोड़ जनता को ये सेवा तीर्थ समर्पित है। हम इतिहास बनता देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। भारत के विकास की यात्रा में एक नई शुरुआत हुई है। ये जो सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों की बात उन्होंने की है। पुरानी भवनों की जगह बहुत छोटी थी और सुविधाओं का भी अभाव था। उन्होंने ये भी बताया कि जितना किराया खर्चा करते थे, यानी स्कैटर थे, मंत्रालय स्कैटर थे, 1,500 करोड़ रुपया किराया खर्च आता था सालाना। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्यों जरूरत पड़ी। दूसरा, ये गुलामी का प्रतीक थे। ये हमें बार बार एहसास दिलाते थे इस बात का। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अभी हम आज़ाद नहीं हुए हैं। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रेस कोर्स, ये किस तरह के नाम रखे गए थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि गुलामी के प्रतीक थे। आज़ादी के बाद भी हम गुलामी को ढोते रहे हैं लगातार। ऐसी मानसिकता हमारी बन गई थी कि अभी भी हम गुलाम हैं। राष्ट्रपति राजपथ होना चाहिए था, उनका नाम नहीं था। सैनिकों के लिए कोई स्मारक नहीं बनाया गया था। रेस कोर्स को अभी लोक कल्याण मार्ग बनाया गया है। तो उन्होंने विस्तार से बताया कि क्यों ज़रूरत थी, क्यों इस भवनों की ज़रूरत पड़ी है, पुराने भवनों का क्या कारण था, क्यों वो इस तरह का दर्शाते थे कि वो हमारे लगता था कि हम गुलामी के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 11 साल अब आज़ादी के बाद भी हम लगातार, आज़ादी के बाद भी हम गुलामी का प्रतीक को ढोते रहे हैं। पहले हम बताते हैं क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि अब बदल चुका है, समय बदल चुका है, अब हम गुलामी के प्रतीक को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले हम वो बताते हैं। विकसित भारत की इस यात्रा में ये बहुत जरूरी है कि भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आगे बढ़े। दुर्भाग्य है, आजादी के बाद भी हमारे यहां गुलामी के प्रतीकों को ढोया जाता रहा। आप देखिए पहले क्या स्थिति थी। प्रधानमंत्री निवास जहां है उसे रेस कोर्स कहा जाता था। उपराष्ट्रपति के लिए कोई निवास स्थान तय ही नहीं था। राष्ट्रपति भवन तक आने वाले रास्ते को लोकतंत्र में राजपथ कहा जाता था। आजाद भारत में जो सैनिक शहीद हुए उनके लिए कोई स्मारक ही नहीं था। जो सुरक्षा बल, जो पुलिसकर्मी शहीद हुए उनके लिए भी कोई स्मृति स्थल नहीं था। यानी 1947 में स्वतंत्र हुए देश की राजधानी, जहां से देश के बड़े बड़े निर्णय होते थे, वो पूरी तरह गुलामी की मानसिकता में जकड़ी। तो दर्शकों, आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद भी आज भी हम गुलामी की मानसिकता को ढो रहे थे। हमारे कार्यालयों को नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में बांटा गया था। रेस कोर्स, इस तरह के 7 रेस कोर्स नाम डाले जाते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ नाम नहीं बदला है, नाम के साथ हमारी भावनाएं भी हैं कि हमें मानसिकता को भी बदलना है और नागरिकताओं, जो नागरिक हैं हमारे, उनको सर्वोपरि बोला है। हमारी प्राथमिकता है कि नागरिकों के
जो इश्यूज है उनको एड्रेस करना है। नागरिकता हमारी प्राथमिकता है। जो नागरिक है उनको किसी तरह का कुछ कष्ट ना हो, नागरिकों के लिए सरकार के द्वार खुले हैं। इसी वजह से हमने इसका नाम सेवा तीर्थ रखा है, नागरिक सर्वोप्रिय। हमारी संस्कृति कहती है हर शुभ कार्य से पहले स्वस्ति वाचन, मंगल की कामना, शुभ का संकल्प, वेद का मंत्र हमें दिशा देता है। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, अर्थात कल्याणकारी विचार हर दिशा से हम तक आते रहें, यही इस भवन की आत्मा होनी चाहिए। भारत के महान लोकतंत्र में जनता के विचार ही हमारी शक्ति है, जनता के सपने ही हमारी पूंजी है, जनता की अपेक्षा ही हमारी प्राथमिकता है, जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को प्राथमिकता दी है, जनता की आकांक्षाएं उनके लिए मार्गदर्शक बनती है। जनता और इसमें जो भवन हमने बनाया इसमें कोई दूरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कर्तव्य ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। कर्तव्य एक नागरिक का भी अपना कर्तव्य है, और जो इलेक्टेड मेंबर हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका भी कर्तव्य है। अपने अपने दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह करना बड़ा जरूरी है। ये भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन, मेडन संबोधन में पहली मर्तबा वो सेवा तीर्थ से संबोधन कर रहे थे। ये अपने आप में इतिहास था, और उन्होंने कहा कि कर्तव्य कितना महत्व रखता है। कोटि कोटि देशवासियों के सपनों को साकार करने का आधार है कर्तव्य। कर्तव्य आरंभ है, कर्तव्य इस जीवंत राष्ट्र की प्राणवायु है। करुणा और कर्मठता के स्नेह सूत्र में बंधा कर्म है कर्तव्य। संकल्पों की आस है कर्तव्य, परिश्रम की पराकाष्ठा है कर्तव्य, हर समस्या का समाधान है कर्तव्य, विकसित भारत का विश्वास है कर्तव्य। कर्तव्य समता है, कर्तव्य ममता है, कर्तव्य सार्वभौमिक है, कर्तव्य सर्वस्पर्शी है। सबका साथ सबका विकास के भाव में पिरोया मंत्र है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है कर्तव्य। तो दर्शकों, आपने देखा राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है कर्तव्य। कर्तव्य को पूरा डिफाइन किया है। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम मल्होत्रा, जो प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के। दीपांशु भट्ट कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश सिंह परमार वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सबका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और धन्यवाद करता हूँ देर रात इस वक्त आप हमारे साथ शामिल हुए। लेकिन सवाल मैं शुरुआत ऐसे करता हूँ, दीपांशु जी, आप इसे जानना चाहता हूँ। आप इसको सारे आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण को सुना होगा। आपको क्या लगता है कि सिर्फ नाम बदला है या मानसिकता भी बदली जा रही है? देखिए विनोद जी, मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की का जो भाषण है। मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा बेबुनियाद, बेतुका और बिना सर पैर का ये भाषण नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ठीक है, आपने नाम बदल दिया, आपने एक सोच जनता के सामने रखी, मगर जनता जानती है कि जो आपका एक सेवा का भाव है वो जनता के लिए कम और अमेरिका के लिए ज्यादा है, वो जनता के लिए कम, अंबानी अदानी के लिए ज्यादा है।
क्योंकि साल के शुरुआत में ही जो लिटमस टेस्ट हुआ था फाइनेंस की शक्ल में, जो बजट हमारे सामने आया था, उसने तो साफ एक शक्ल देश के सामने रख दी है कि किस तरीके से अमेरिका के किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, भारत के किसानों को डुबाया जा रहा है, किस तरीके से टैक्स हॉलिडेज 20 साल, 25 साल, 30 साल की कर दी जाती है, किस तरीके से युवाओं की रोजगारी, एमएसएमई की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, या स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप, या इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, कुछ भी नहीं, इस पे काम नहीं होता। तो मुझे लगता है जो सेवा तीर्थ है, ये नाम तो सेवा का है, लेकिन सेवा का भाव अंबानी, अदानी और अमेरिका के लिए है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि आप सूरत तो बदल सकते हैं, लेकिन सीरत तो आपकी वही रहती है। तो भाजपा की जो सीरत है वो चलिए परमार यही साहब है। से जान और लेते मैं हैं। आपको परमार एक और साहब, दीपांशु जी कह बात, रहे हैं। एक अंत में, जी जी जी, बोलिए बोलिए एक अंत दीपांशु में जी। मैं आपको एक बात और, हाँ, श्योर। मैं आपको अंत में एक और बात यहाँ पे बताना चाहूंगा जी। कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही कि देश गुलामी में है, देश अभी भी गुलाम है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इस संगठन ने तो कभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं। तो इनको अभी भी लगता है कि हम गुलाम हैं, इनको अभी भी वो वास्तविकता से पहचान ही नहीं हो रही चलिए है, परमार साहब, अब क्योंकि मैं इनको तो बाद में लगता है कि आपके पास बाद में ब्रिटिश आऊंगा। ये सरकार सीधा हार गई तो डायरेक्ट ये लोग हार अटैक गए। हो गया। डायरेक्ट अटैक भाजपा पर हो गया। भाजपा पर बार बार ये आरोप लगता है विक्रम जी कि आपने आज़ादी में आपका आज़ादी के इतिहास में आपका कोई भी, यानी स्वतंत्रता संग्राम में आपका कोई रोल नहीं है। बार बार कांग्रेस के लोग कहते हैं आपकी विचारधारा, हालांकि पार्टी आज़ादी की बहुत देर बाद बनी थी। विक्रम जी। देखिए विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, और मेरे को पैनलिस्ट को भी बहुत बहुत साधुवाद। जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी और जिस तरह से उन्होंने कहा ये भाजपा के बारे में बताया, मुझे लगता है उनको यही एक कारण है, ये बहुत सारे कारणों में ये भी एक कारण है कि अभी तक जो देश जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में सोचता है, वो दिशा में कांग्रेस पार्टी की सोच उस पर बिल्कुल उलट है। और इसीलिए ये कारण रहा है कि इलेक्शन दर इलेक्शन 2014 से भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में लोगों के, इस देश की जनता ने विश्वास जताया है, और तीसरी दफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केंद्र में बनी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, और आज का जो ये दिन है, इसके लिए पूरे देश को एक संदेश जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देने की कोशिश की है, और वो बहुत बड़ा संदेश है। उसमें वो संदेश न केवल देशवासियों के लिए है, और वो देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं उनके लिए, उसके साथ साथ हमारे देश की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको अपना कर्तव्य एक दफा फिर याद दिलाने की कोशिश की है। और एक जो बड़ी बात की है कि नागरिक देवो भव, उसका जो नारा दिया है आज उन्होंने सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन से। और जिस तरह से नाम जो होते हैं, देखिए नाम जो होते हैं सिंबॉलिक होते हैं, और कहीं ना कहीं नामों के पीछे ये अगर सोच आज भारतीय जनता पार्टी को आई कि हमारे देश में कि जो जहां फैसले लिए जाते हैं, जहां से सरकारें चलती हैं, चलिए, उन वो एक प्रतीक है, और उन प्रतीकों का जो जो संदेश है, उनका जो मकसद है, वो आम जन तक चलिए जाना विक्रम जी। चाहिए। और क्या सोच लेके ये सरकार चल रही है, जो ये सोच आज प्रधानमंत्री ने अपनी एक दफा फिर से दोहराई कि जनता सर्वोपरि है, जनता का जो विचार है, जनता के जो सपने हैं, जनता की जो आकांक्षाएं हैं, चलिए जनता की जो सोच परमार है, साहब, उसको क्रियान्वित करना, चलिए और सबका साथ और सबका विकास परमार करना। साहब, और ये इन्होंने कहा ये कि कांग्रेस पार्टी आज के इस दिन पे उसको अंबानी, अप्रिशिएट अडानी और करने के अम्बी, बजाय कि वो जी जो कॉलोनियल माइंडसेट से निकल के आज हमने ये बिल्कुल जो मान जो लेते हैं। पावर कॉरिडोर है उनको रीडिफाइन किया है, जी और उसके बजाय ये इसको इस तरह से उसकी दीपांशु, आपके निंदा पास कर रहे आता हैं। हूं, मुझे लेकिन पहले लगता मैं है अबाउट परमार साहब पॉलिटिक्स से ये हटके भी दीपांशु कभी जी बात करनी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता, इन्होंने कहा कि सेवा तीर्थ तो है लेकिन चंद लोगों के लिए है, यूएसए के लिए, अडानी अंबानी के लिए है। विनोद जी, मैं आपको और आपके दर्शकों के साथ कांग्रेस और भाजपा पर प्रवक्ता को भी प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग वाकई प्रणाम के लायक है भी। देखिए असल में क्या है कि नीचे वो कांग्रेस और भाजपा लिखा है, तो ये कांग्रेस और भाजपा के अलावा बोल नहीं सकते। उनको ये पता नहीं है कि यह लोक कल्याण के मामले, प्रधानमंत्री कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और नरेंद्र मोदी भाजपा कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक का ऑफिस नहीं है। कल आप वहां जाएंगे, हम जाएंगे, और भी जाएगा, वो नरेंद्र मोदी का निजी निवास एग्जैक्टली। नहीं है। तो हम इस बात को बार बार जब तक इसको दिमाग में बैठाए रहेंगे, देखिए मैं जो बड़ा अफसोस होता है कि अडानी अंबानी, मुझे ठीक ठीक याद है कि 2014 से पहले अडानी और अंबानी इंडिया गेट पर मूंगफली का ठेला लगाते थे। 2014 मई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उसके बाद वो अचानक खरबपति बन गए। मतलब ये कितना हास्यास्पद बात है।
अभी हिमाचल प्रदेश में रेड कारपेट बिछाया गया है और अभी एकमात्र दक्षिण में आधा राज्य अधूरा मिला हुआ है। उसका मुख्यमंत्री बाहर खड़ा था, अडानी अंबानी जी का उसमें अडानी जी का स्वागत में बाहर खड़ा था और अडानी का चौथे दर्जे का स्टाफ गया वो उसको मिलने के लिए रेड्डी को। देखिए क्या है ये सब चीजें, चूंकि और कहेंगे क्या, मैं वहां नहीं जा रहा, मैं आ रहा हूं प्रधानमंत्री का आज के संबोधन पर। पहली चीज कि क्यों जरूरत पड़ी यह भवन की, इसलिए कि भवनों का जाल था। अब मैं दिल्ली में ही रहता हूँ 85 से, ये भाई का तो उम्र ही 85 में नहीं लग रहा, जन्म ही लगता है 85 के बाद का होगा। मैं 85 से दिल्ली में रह रहा हूँ। आप दिल्ली में अगर विनोद जी आप भी रहे होंगे जी, एक शास्त्री भवन में है, उद्योग भवन में है, एक वहां से 18-20 किलोमीटर दूर है, मतलब चौकड़ी लगाते रहिए एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय। अगर वो एक ही भवन एक ही छत के नीचे आ जाएगा तो बहुत हल्की बातें कह रहा हूँ, 2000 पुलिस के जवान कम पड़ जाएंगे। वो गेट पर सिक्योरिटी के रूप में काम करते हैं, 2000। वो हमारा ट्रैफिक ड्यूटी कर सकते हैं, हमारे आपको सुरक्षा में कर सकते हैं। स्टाफ, पर्सनल स्टाफ, गाड़ियों की जाल। और मुझे पता चला कि शास्त्री भवन में नहीं, हमारा तो लोक कल्याण भवन में है, तो मेरा तो भाड़ा लग गया ना भाई, पार्किंग लग गई ना। तो एक छत के नीचे सारा जन कल्याण काम हो। दूसरी बात, वाकई देखिए प्रधानमंत्री कोई नाम तो रखते ना, आपके घर बच्चा होता है तो नाम रखते ना आप अपने हिसाब से। मुसलमान के घर पैदा होता तो इस्लामिक नाम रखा जाता है, सिख के घर पैदा होता तो सिखी नाम रखा जाता है। तो प्रधानमंत्री सत्य सनातन के मानने वाले हैं तो वो सनातन से प्रेरित नाम रखेंगे। आखिर गुलामी के प्रति क्यों ढोएंगे, वो क्यों कोई ऐसा नाम रखेंगे साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक। उन्होंने लोक कल्याण रखा है, जनपद रखा है, ऐसा कुछ नाम रखा है तो उसमें बुराई क्या है। देखिए प्रधानमंत्री की आलोचना करिए उनकी नीतियों का, प्रधानमंत्री की आलोचना करिए बेनिफिट्स में आप ज्यादा करिएगा उसका कि मैं ज्यादा कर रहा था आप कम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के हर काम को अडानी से जोड़ना, जो आज भवन बना वो अडानी का तो भवन है नहीं, उसमें अडानी का जोड़ने का मतलब कि आपके पास तर्क नहीं है नरेंद्र मोदी के काउंटर का, इसीलिए आप अनाप शनाप बोल रहे हैं, इसीलिए हास्यास्पद लग रहा है। अगर आप प्रधानमंत्री के काउंटर में कहते कि देखिए मनमोहन सिंह साहब जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये बढ़िया वाला काम किया था, ये नहीं कर रहे, तो मैं भी आपके साथ रहता। जी परमार साहब वापस लौटते हैं, एक छोटी स्वागत है। और मैं दीपांशु भट्ट से जानना चाहता हूँ, ये रेस कोर्स हो, नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो, दीपांशु जी कभी आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि वाकई ये गुलामी का प्रतीक है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये गुलामी का प्रतीक है और ये अंग्रेजों ने जबरदस्ती डेलिबरेटली ये नाम रखे थे। दीपांशु जी। नहीं, अच्छी बात है भारतीय, हाँ बहुत अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदले हैं। आप नाम बदल दीजिए, दीवारों के रंग बदल दीजिए, सोफे का डिजाइन बदल दीजिए, दफ्तर में लगे पोर्ट्रेट बदल दीजिए, मगर अंत में जनता के लिए कुछ काम तो कीजिए। जनता के लिए तो कुछ काम ही नहीं हो रहे हैं। और हमारी सरकार थी, हमारी पार्टी ने तो देश को आजाद करवाया है, देश की धरोहर को बचाया है, देश की एकता, अखंडता, प्रभुता, देश की सॉवरेनिटी को आगे रखा है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है ये। भारतीय जनता पार्टी, जैसे विक्रम जी बहुत वरिष्ठ नेता है, पहले कांग्रेस में ही थे, इन्होंने कहा कि सिंबलिज्म होता है, तो सिंबलिज्म ही होता है। भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद सिर्फ सिंबलिज्म हो रहा है, सिर्फ रंग की राजनीति, कपड़े की राजनीति, ये नामकरण कर लो, वो नामकरण कर लो, मगर भाई साहब रोजगार कब दोगे? महंगाई कम कब करोगे? एमएसएमईज को आगे कब बढ़ाओगे? आप मैं ये चुनौती देता हूँ विक्रम जी, आप मुझे बजट, जो अभी बजट अभी रिलीज हुआ है, इस बजट के 5 फायदे मुझे गिनवा दीजिए नौजवानों के लिए। उसके बाद ये 5 फायदों वाला काम आप चाहे सेवा तीर्थ में कीजिए, आप चाहे किसी भी दफ्तर में कीजिए, या आप अपने घर में कीजिए, लेकिन कोई काम तो फायदे का हो जी। यहाँ पे आप देखिए कि ऑप्टिक्स में भारतीय जनता पार्टी कितनी ज्यादा मलंग हो चुकी है कि इनको सिर्फ ऑप्टिक्स, रंग, फोटोशॉप्स, रील, मीम, प्रधानमंत्री का चेहरा, बस यही है। मगर धरातल पे क्या हो रहा है? गुर्बत, गरीबी, बेरोजगारी, अमेरिका हावी हो रहा है, भारत के किसान खत्म हो चुके हैं, विक्रम जी आपके पास आता हूं। जी विक्रम जी आपके पास आता हूं। परमार साहब थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, क्या यही कांग्रेस है जिसने हमें अंग्रेजों से आजादी दिलवाई है भारतीयों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा नाम राम है का मतलब वो नहीं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ। कांग्रेस पार्टी ना तो आजादी के सर A.H. ह्यूम के विचारधारा को मानती है, ना ही वो विचारों को मानने वाली है। यह कांग्रेस सोनिया कांग्रेस है, यह कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस है, यह कांग्रेस जवाहरलाल जी की भी कांग्रेस नहीं है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाला भी यह कांग्रेस नहीं है।
कांग्रेस नाम का मतलब नहीं है कि मैं वही कांग्रेस हूं जो 1885 में सर A.H. ह्यूम के नेतृत्व में बना था। क्यों? जी भट्ट साहब उंगली नीचे करते आपका नंबर आएगा, मैं बता रहा हूं। देखिए, उस वक्त परिस्थिति थी कि हम गुलाम थे, तो हमको आजादी की लड़ाई लड़नी थी। जी आजादी की लड़ाई खत्म हो गई, मोहनदास करमचंद गांधी का कब कांग्रेस की जरूरत नहीं, इसको खत्म कर दिया जाए। तो जो पार्टी लड़ाई लड़ने के लिए बनी थी गुलामी से, अब वो शासन में क्या करे, किससे लड़ रही है? अपने आप से लड़ रही है। मतलब आप देखिए, मेरा मेरा काम, मैं फाइटर हूं, मेरा काम फाइट करना है, तो मैं डांस फ्लोर में क्या कर रहा हूं? तो बिल्कुल अलग है ना। तो जी वो नियम क्या था, जरूरत क्या थी? देखिए, मैं आ नहीं जा रहा कि जिस वक्त भगत सिंह वगैरह की फांसी हुई थी उस वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष अंग्रेज का अफसर था, ब्रिटेन सरकार का अफसर था, जिसका निर्माण बना उस वक्त ही ब्रिटेन का एक आदमी था जिसके विरुद्ध हम लड़ रहे थे। मैं वहां नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं कि एक हमारा उद्देश्य था कि यह देश गुलाम है, हमको आजादी चाहिए। तो आजादी के दीवानों ने एक पार्टी बनाई। क्या बनाया वो बहुत व्यापक बहुत हो जाएगा, 9:10-15 आपका कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, तो जी जी नहीं जी होगा। जी जी लेकिन जी आजादी की कहते कि मैं आज तक, वो लोग चले गए। कौन आदमी अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नियम मानता है कि अपने विरोधी के घर पैदल जाकर के पूछ रहा था राम मनोहर लोहिया से कि आपने इस विषय का विरोध क्यों किया? एक मिनट भट्ट साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के ही थे। पूरी सदन पंडित जवाहरलाल नेहरू के चमचागिरी में हाँ हाँ कह रही थी। एक राम मनोहर लोहिया ने उंगली उठाया तो सदन के बाहर पैदल एक अपने सिक्योरिटी के साथ गए मनोहर लोहिया के पास और बोले कि लोहिया तुमने क्यों उंगली उठा दिया? सारा सदन से तुम ज्यादा समझदार हो। तो उन्होंने बोला कि जवाहर, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई विदेश में हुई है, भारत में बेटियों का अधिकार नहीं, अस्तित्व की बात आती है। राइट अगर बेटियों को तुम पार्टनर और पटदार बना दोगे जी तो हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि खत्म हो जाएगी। जी उन्होंने एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक राम मनोहर लोहिया का बात माना और सदन में सारे कांग्रेस के बात का नेतृत्व खत्म कर दिया। क्या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला सामंजस्य आज की तारीख में है? नो तो यह जवाहरलाल जी की भी नहीं है, जी यह इंदिरा जी की भी नहीं है एक तरह से, जी यह सिर्फ सोनिया जी की कांग्रेस है। और आजादी के किसी भी आदमी चलिए को चलिए अपने परमार में साहब, तुलना करना, आजादी को दीवानों का अपना चलिए परमार साहब, विक्रम जी को ना, दीपांशु जी आता हूँ मैं सबको बराबर समय, विक्रम जी को सीधा सीधा चैलेंज दिया था, 5 ऐसे काम बता दीजिए जो बजट में यूथ के लिए हैं या बाकी इंपॉर्टेंट। अब अनम्यूट कर लीजिए विक्रम जी, मुझे लगता है म्यूट हो, आपका म्यूट हो गया, इसको अनम्यूट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ दिव्यांशु जी पढ़े लिखे नौजवान हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता है, तो इनको लिहाजा जानकारी होनी चाहिए। मैं 50 नहीं, आपको 50 चीजें बता सकता हूँ जो इस बजट में है, चाहे वो टिंकरिंग लैब्स हो, चाहे वो एसएमई सेक्टर के लिए हो, चाहे माइक्रो चिपिंग की जो इंडस्ट्री है उसके लिए हो, चाहे सेमीकंडक्टर के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हर जिले में यूथ हॉस्टल बनाने के लिए की बात हो, चाहे वो एआई की हर एक स्कूल में डिस्ट्रिक्ट में एक एआई की लैब सेटअप करने की बात हो, हर एक इंसान को अपने पांव पे खड़ा होने के लिए, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर की बात हो, चाहे वो नए 20 हाईवेज की बात हो, वाटर हाईवेज की बात हो, हर चीज इसमें वो है इस बजट में जो फॉरवर्ड लुकिंग है, जो 2047 में भारत को विकसित एक राष्ट्र बनाएगी, वो उस सोच के साथ ये बजट दिया गया। और आज बजट में चर्चा नहीं है, पर अफसोस की बात ये है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दे लैक कंटेंट, बिकॉज ये आते ही इस मानसिकता से बोलने के लिए हैं कि हमको आप अडानी अंबानी का नाम ले लेना वहां जाके और बोल देना जो अडानी अंबानी के लिए कर रहे हैं, तो पहले वोट चोरी की बात करते रहे। आज जब एक इतना बड़ा कदम जो देश में एक, मैंने जब संकेत आज में बोला था, तो इसके संकेत जो हैं वो देश की कोने कोने तक जाएंगे आज। और जो मानसिकता थी, जो एक ब्रिटिश मानसिकता के प्रतीक इस देश में थे, और जिस तरह से हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने भी बताया, राकेश जी ने, जो लोगों को एक समस्या आती थी, ये भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है, कल कोई और होगा, पर ये जो ये करके जा रहे हैं, जहां पे एक जगह इंटीग्रेट किया है, और आज अगर कोई भी देश के अलग अलग कोनों से आते थे लोग, अपने काम कराने के लिए आते थे, चाहे वो सरकारी लोग थे, चाहे वो आम जनता के लोग थे, उनको एक ठिकाना, एक जगह, वन स्टॉप शॉप एक जगह मिलेगी, और उससे एफिशिएंसी कितनी बढ़ेगी। तो क्योंकि कांग्रेस की कभी सोच इस तरफ रही नहीं कि हमको एफिशिएंसी बढ़ानी है, हमको देश को आगे लेके जाना है, ये तो एक तबके को खुश रख के अपना वोट बैंक बना के उसको चला के राजनीति करते रहे। तो आज दीपांशु जी, आज इसीलिए तीसरी दफा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बनी है कि आज जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो, और
आज जिनकी किताब का वो जिक्र करते हैं वही डिनाई कर देते हैं, और पेंगुइन अपनी बात कर देता है, और वो उनको मुंह की खानी पड़ती है, देश के सामने चलिए उनकी लीडरशिप एक्सपोज होती दीपांशु है। जी, और दीपांशु आज जी उसके साथ आपकी साथ दुखती आप नब्ज देखिए, पर जी आज का जो संदेश है ये जी बहुत बड़ा संदेश है। जिस तरह आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे, ये एक सशक्त चलिए भारत, एक चलिए आगे बढ़ने चलिए वाला भारत और एक डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ने वाला भारत, उसका एक संकेत जो है। और चलिए किस तरह से दीपांशु ब्यूरोक्रेसी जी, को, किस तरह से राजनेताओं को, किस तरह से सबका परमार साथ साहब ने सबका बिल्कुल विकास क्लियर हो, कर दिया, उसकी दीपांशु जी एक जो परमार साहब ने बिल्कुल फाउंडेशन क्लियर कर दिया बना कि के अब वो आज आज़ादी उसकी वाला टैग दृष्टिभंगी आप ये जो वाली है कांग्रेस प्रधानमंत्री नहीं जी ले सबके सामने सकती रखी है। है। उन्होंने दुखती नब्ज पर हाथ ही रख दिया, लेकिन हाथ ही पांव रख दिया। मैं दोनों, हाँ कोई बात नहीं, कुछ भी रखे, मैं जवाब दे देता हूँ। जहाँ तक वरिष्ठ पत्रकार जी का सवाल है, ये वही कांग्रेस है हर एक कार्यकर्ता में जवाहरलाल नेहरू जी की ज्वाला, इंदिरा गांधी जी का पराक्रम, सोनिया गांधी जी की सहनशीलता और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की मानवता। ये वही कांग्रेस है जिसने देश को आजाद कराया है, और मात्र आजाद ही नहीं कराया बल्कि देश किस प्रकार का होना चाहिए, देश की भूमिका, रूपरेखा, देश एक जो अटल बिहारी वाजपेयी का कह रहा था ना कि जीता जागता महापुरुष है, वो महापुरुष किस प्रकार का हो, वो महापुरुष बनाने का जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस पार्टी ने रखी है। ये देश की पार्टी है, आजादी दिलवाने से लेकर देश को खड़ा करना और देश को बुलंदियों तक ले जाने वाली पार्टी है, वही पार्टी है। अब देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हो या कोई भी हो, लेकिन पीछे से भाजपा का चोला पहना है तो क्रेडिबिलिटी किसकी क्या है जनता जानती, जनता देख रही है। वरिष्ठ पत्रकार विनोद जी आप भी हैं, आपका चैनल लाखों लोग देखते हैं, वो समझ रहे हैं डिबेट को देख के कि कौन किस पक्ष में खड़ा है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक मैं विक्रम जी की ये बात का जवाब देता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के लिए हेडलाइन मैनेजमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने जो मुझे पॉइंटर्स गिनाए हैं कि एआई कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो हेडलाइन मैनेजमेंट है। मेरा सवाल था कि इस पे क्या एक प्रोसीजरल चेंज क्या है, एक नैरेटिव डिस्कोर्स शिफ्ट क्या है। मेरा मेरा सवाल मूलतः सवाल ये नौजवान देख रहे हैं, ये पढ़े लिखे नौजवान देख रहे हैं, ये आपको भी पता है विनोद शर्मा जी की बजट तो मुंह की खानी पड़ी है निर्मला सीतारमण जी को। कुछ देयर वाज नथिंग इन द बजट वाज कंप्लीटली अ फेलिंग लेडर ऑफ द ग्रोइंग इंडियाज कंसर्न, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ पे हेडलाइन बनाना ये बीजेपी के लिए बड़ी बात नहीं है, तो हेडलाइन बना देते कि एआई कर लेंगे, टिंकरिंग लैब कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन सही मायनों में क्या है, मनरेगा खत्म कर दिया, लेबर लॉज ला लिए, और ये बुक, आप कह रहे कि बुक ने, पेंगुइन ने बुक वापस ले ली। भाई सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, दबाव कहाँ से क्या कर लेते हैं ईडी सीबीआई ये वो, आपकी जो निचले स्तर की राजनीति है वो तो जग जाहिर सच है, दुनिया जानती है। तो यहाँ पे बात बड़ी स्पष्ट है, जहाँ डिबेट में वापस आना चाहूंगा, जहाँ पे अपने नामकरण कर रहे हैं, आप अपना ऑफिस शिफ्ट करें, करिए। मेरा हाथ जोड़ के बस एक निवेदन है, काम करिए, जनता के लिए काम करिए, बेरोजगारी को दूर कीजिए, महंगाई को दूर कीजिए, एमएसएमई को आगे बढ़े। फिर मैं इसी, ये मुद्दे हैं देश के, और सबसे बड़ा मुद्दा भी एप्स्टीन फाइल्स का देख लीजिए आप। हरदीप सिंह पुरी चुप है क्या, कुछ बात तो कीजिए। एक टाइम वो था कि देश के प्रधानमंत्री का नाम चलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ जुड़ता था, दुर्भाग्य आप किसके साथ जुड़ रहा है। देश चलिए की जनता चलिए सवाल चलिए पूछती है, परमार साहब, जवाब नहीं एक मिलते। एक नैरेटिव बनाया जाता है कि जो सरकार के अच्छे कामों को बतौर पत्रकार प्रदर्शित करता है, बताता है, उसका नाम जोड़ दिया जाता है कि गोदी मीडिया या भाजपा से, भाजपा के, जैसे अभी दीपांशु जी ने कहा कि चोला कौन सा पहना हुआ है उन्होंने, ऐसा क्यों है? विनोद जी देखिए, जब आपके पास तर्कों की कमी होगी तो आप तो कुतर्क से काम चलाएंगे। मैं दीपांशु भट्ट के बात का बुरा नहीं मान रहा, क्योंकि मैंने तो कुछ ऐसा कहा आपके कौन से नहीं। आज तर्क तो है, कहा जाता है कि मैंने देशभक्ति आपके की तो बात तर्क की ही नहीं है, और आपके आपको तो भाजपा तर्क सुनाई दे रही है, तो उसमें मैं क्या, आपके तो क्या है, दीपांशु जी आपके तर्क बीच क्या में है, नहीं आपकी तो बोलते तुकबंदियां क्या हैं। आप। देखिए आप, नहीं ठीक है, आप विक्रम जी के बात में बोलिए, हमारा तो कम से कम सुन लिया करें। देखिए पत्रकारिता क्या है, दो तरह के, हमारा मूल क्या था कि पार्टी का प्रचार करने के लिए तो उसके पास पूरी पीआर टीम है, जी पत्रकारों का काम है कि जनता की बात रखें। लेकिन ये एथिक्स कब का था, जब प्रिंट मीडिया हुआ करती थी, क्योंकि तब बातें पहुंचाना जरूरी था, वो अखबार के माध्यम से पहुंच सकती थी, सरकारों के पास पहुंचाने के लिए बहुत से संसाधन थे। लेकिन वो जिस वक्त ये डिस्कोर्स अपनाया गया था वो तब का जमाना था। अब उस वक्त इंटरनेट नहीं था, वाईफाई नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, बेमतलब का व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का कचरा ज्ञान लोगों के पास नहीं था। तब कहा जाता था कि एक छोटी सी बात कितना पत्रकारिता की मानता है कि दो लोग आपस में लड़ रहे थे, एक ने कहा यह बात सही है, सही है, तो एक आदमी बोला
तुम तो ऐसे बोल रहे जैसे अखबार में छपा हो। मतलब देखिए अखबार की क्या गड़बड़ी जी, दीदी जी, कि जी, तुम तो जी। सत्यता के ऐसे गारंटी ले जैसे अखबार में छपा अखबार हो। में छपा हो। लेकिन वो नैरेटिव अब बदली हुई है। तो अब क्या है, अब पत्रकारों की जिम्मेवारी है कि वो अच्छी बात भी बोले, बुरी बात भी बोले, बताएं कि सरकार ने ये भी किया है और उसको यह करना भी चाहिए। तो जी। बदला हुआ है डिस्कोर्स, इस वजह से इनको लग रहा है कि यह आदमी फलाने आदमी का चोला पहना हुआ जी। है। और आज के तारीख में अगर आप सरकार को गाली नहीं दे रहे हैं तो फिर आप भाजपाई हैं, पत्रकार नहीं है। और यह हम लोग सुनते हैं अलग अलग चैनलों पर, अलग समाज पर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दिवांशु भट्ट से यही कहूंगा कि आपने पूरे एपिसोड में 3 बात आपका मुझे अच्छा लगा कि आप नाम बदलिए, कोई दिक्कत नहीं, काम करिए। मैं भी कह रहा हूँ। अच्छा विनोद जी, आप नहीं कहेंगे कि काम करिए? बिल्कुल। भाई वो कर्तव्य भवन में आपका पहला कर्तव्य क्या है? राष्ट्र हित का काम करना। और नरेंद्र मोदी राष्ट्र हित पे काम करेंगे, उसके लिए आपके पास पूरी टीम है विपक्ष में उनका बात करने के लिए, उनके मुद्दा को आलोचना करने के लिए। लेकिन हो क्या रहा है, संसद ही नहीं चलने दिया गया, पूरा का पूरा एक सत्र धुल गया। अगर उसमें कोई भी बिजनेस नहीं हुआ तो नुकसान किसका है? भट्ट का हमारा नुकसान है, अमित हमारा का नुकसान नुकसान है, है, विनोद जी का जनता नुकसान है, का मेरा नुकसान पैसा है। गया हुआ है। जी। विक्रम तो जी। यह करिए, जी, आप जी, काम जी, करने जी, दीजिए। जी, परमार साहब, विक्रम जी, कैसा माना जाता है, कांग्रेस का ये आरोप लगाया जाता है, ये नामकरण जो किया जाता है, ये इसके पीछे रेडिकुलेशन की बू आती है। दीपांशु जी, आ रहा हूं आपके पास। जी विक्रम जी। आया इस समय। जी जी। आवाज नहीं आ रही थी विनोद जी। ये कांग्रेस कहती है ये नामकरण कर करके ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, पोलराइजेशन। देखिए इसमें ये इनके समझ से पार है बात, क्योंकि ये इनका इतने साल जब कांग्रेस ने राज किया, इनकी कभी सोच भी इस तरफ नहीं आई कि जो प्रतीक थे गुलामी के, उनको हटाना जरूरी है। और एक जो इंटीग्रेशन है वेरियस मिनिस्ट्रीज की, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बताया कि 1500 करोड़ तो केवल किराया जाता था, और वो जो नुकसान होता था देश को, और इंटीग्रेशन से कितना फायदा, कितनी प्रोग्रेस, कितनी तेजी से काम हो सकेगा, किस तरीके से एक नए माहौल में जहां पे इंटीग्रेटेड सारे समय मिनिस्ट्रीज होंगी, समय क्योंकि समय मिनिस्ट्रीज का भी आपस में मैं क्षमा वो चाहूंगा, रहता है इंटरेक्शन। क्षमा चाहूंगा विक्रम जी, मैं लगता है क्षमा वो चाहूंगा, समय इजाजत नहीं दे रहा है। विक्रम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दीपांशु जी आपका, परमार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।